बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग नाइन्थ बायोलॉजी उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसको हमने थर्ड चैप्टर से लेक्चर वाइज शुरू किया हुआ है। तो आज का ये लेक्चर हम सेल मेम्ब्रेन से शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर सेल वॉल पे ख़त्म किया था। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। सेल मेम्ब्रेन तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बारीक लचकदार सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि बहुत सारे मालिक्यूल्स को रोक लेती है। तमाम सेल्स में साइटोप्लाज्म स्टूडेंट्स साइटोप्लाज्म होता है गाढ़ा सियाल मादा। ये सेल्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनल्स को हरकत में मदद देता है। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये सिर्फ चंद मालिक्यूल्स को ही अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देती है, जबकि बहुत से मालिक्यूल्स को रोक देती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होती है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड से बनी होती है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। और इसमें थोड़ी सी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। इसमें थोड़ी मकदार में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन की साख को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बयान किया जाता है। इस मॉडल के मुताबिक लिपिड्स एक सियाल मादा की तरह की दोहरी तह बनाते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक लिपिड्स एक सियाल माया की तरह की दोहरी तह बनाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स डूबे होते हैं। लिपिड्स और प्रोटीन्स हरकत कर सकते हैं। इस वजह से लिपिड्स और प्रोटीन्स की तरतीब तब्दील होती रहती है। इस वजह से लिपिड्स और प्रोटीन्स की तरतीब तब्दील होती रहती है, यानी मोज़ेक होती रहती है, तब्दील होती रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स के साथ जुड़कर ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, जबकि लिपिड्स के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ जुड़कर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कई ऑर्गेनेल्स के गिर्द भी मेम्ब्रेन लिपटी होती है। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी एपरेटिस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स, इनके गिर्द सेल मेम्ब्रेन लिपटी होती है। सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड्स की दोहरी तह के अंदरूनी तरफ एक और लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन्स में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखें सेल का ब्रूनी इलाका, तो इसमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये, और यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ मिलके ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है। ये पीला जो है कलर, ये प्रोटीन है, ये ग्लाइकोलिपिड्स है। कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ मिलकर ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ये सेल का ब्रूनी एरिया है। लिपिड्स की दोहरी तह, ये बाहर वाली तह, ये ऊपर वाली साइड पे और ये नीचे वाली साइड पे, ये लिपिड्स की दोहरी तह है। सेल का अंदरूनी इलाका, सेल का अंदरूनी इलाका स्टूडेंट्स ये प्रोटीन्स है, पीले कलर में ये शो हो रही है, ये ग्रीन कलर में भी ये प्रोटीन है, और ये यहाँ पे ये जो इसके अंदर है, ये वाला अंदर वाली ये छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं ब्लैक, ये कोलेस्ट्रॉल है। साइटोप्लाज्म ये जेली जैसा एक मादा है जो सेल की अंदरूनी जगह में भरा होता है। ये स्टूडेंट्स जेली जैसा गाढ़ा सियाल मादा होता है, ये सेल के अंदर खाली जगहों पे भरा होता है। ये एक पेचीदा मिक्सचर है जिसमें पानी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, नमकियात और दूसरे मादे शामिल होते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है कि साइटोप्लाज्म किन मिक्सचर से बना होता है। इसमें पानी, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, नमकियात और दूसरे मादे शामिल होते हैं। साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स को अफ़ाल सर अंजाम देने और हरकत करने के लिए मीडियम फ्राहम करता है। चूँकि ये गाढ़ा सियाल मादा होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनेल्स को अफ़आल सर अंजाम देने में और हरकत करने में मदद फ्राहम करता है। ये सेल में मुख्तलिफ़ मादों की नकलो हरकत में मदद फ्राहम करता है। कई अहम मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। मसलन ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज का टूटना के रिएक्शन यहाँ होते हैं।
ग्लूकोज के टूटने की रिएक्शंस भी साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये खुराक और बेकार मादों को भी ज़ख़ीरा करता है। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि साइटोप्लाज्म खुराक और बेकार मादों को भी ज़ख़ीरा करता है। ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। न्यूक्लियस, तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में एक नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। जानवर के सेल में ये दरमियान में पाया जाता है। पौधे के बालक सेल के दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल बन जाने की वजह से न्यूक्लियस एक जानब धकेला जाता है। पौधे के सेल में ये एक साइड पे मौजूद होता है, जबकि जानवर के सेल के दरमियान में पाया जाता है। न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये एक डबल मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर एनवेल्प भी कहते हैं। न्यूक्लियस के गिर्द जो मेम्ब्रेन लिपटी होती है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है और इसे न्यूक्लियर एनवेल्प भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियर एनवेल्प की डेफिनेशन भी हो सकती है, यहाँ से आप लोग इसको लाजमी तौर पे करिएगा। न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये एक डबल मेम्ब्रेन है, इसे न्यूक्लियर एनवेल्प भी कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेफिनेशन भी बन सकती है न्यूक्लियर एनवेल्प की। ये भी सेमी परमिएबल है और इसमें कई छोटे सुराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेल्प सेमी परमिएबल होती है, यानी इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स गुजर सकते हैं और कुछ नहीं गुजर सकते। इसमें कई छोटे सुराख होते हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जेली जैसा मादा न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस के अंदर जेली जैसा मादा होता है, गड़ा स्याल मादा होता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक या दो छोटे असाम पाए जाते हैं जिन्हें न्यूक्लियोलाई वाहद न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ राइबोसोम्स तैयार होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसा मवाद क्रोमाटिन कहलाता है। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने ज़हन में रखना है, न्यूक्लियोप्लाज्म में बारीक धागे जैसा मवाद क्रोमाटिन कहलाता है। ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है। ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है कि ये किन अज़ा का बना होता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियर एसिड यानी डीएनए और प्रोटीन्स का बना होता है क्रोमाटिन। जब सेल तकसीम होने का अमल शुरू करता है तो इसका क्रोमाटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम्स की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब सेल तकसीम होने का अमल आता है तो क्रोमाटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेता है। ये आपने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है, क्रोमाटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार करता है। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। डीएनए में जीन होते हैं जो सेल की तमाम सरगर्मियों को कंट्रोल करते हैं। डीएनए खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार होता है, इसीलिए इसे विरासती मादा कहा जाता है। विरासती मादा किसे कहा जाता है? डीएनए को। ये लाजमी तौर पे आप लोगों ने ज़हन में रखना है, डीएनए को विरासती मादा कहते हैं। ये एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। अगर न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की साख्त को देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियर एनवेल्प है, ये क्रोमोसोम के बाहर लिपटा हुआ होता है और ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, ये छोटे छोटे सुराख हैं इसके गिर्द। ये सुराख छोटे छोटे जो हैं इनको न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उसके बाद ये इसके सेंटर में ये वाला हिस्सा जो है ये न्यूक्लियोलस है और ये इसके अंदर गाढ़ा स्याल मादा जो है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये छोटी छोटी ये बारीक सी लाइनें जो लगी हुई हैं धागानुमा, ये है क्रोमाटिन। तो ये क्रोमाटिन जब सेल तकसीम होने का अमल आता है तो ये सिकुड़कर क्रोमोसोम बन जाता है। तो ये क्रोमोसोम की शक्ल दिखाई गई है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स में वाज़िया न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़िया न्यूक्लियस नहीं होता। ये भी आप लोगों ने लाजमी तौर पे ज़हन में रखना है। इनके क्रोमोसोम में सिर्फ डीएनए होता है जो साइटोप्लाज्म में ही डूबा होता है। साइटोस्केलेटन, ये बारीक ट्यूब्स और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल एक जाल है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। साइटोस्केलेटन ये बारीक ट्यूब्स और फिलामेंट्स पर मुश्तमिल एक जाल है जो साइटोप्लाज्म में फैला होता है। ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये 3 हिस्से इसके आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रखने हैं। ये पूछा जा सकता है कि माइक्रोस्केलेटन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। यानी इसके 3 हिस्से हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स,
माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनको आपने लाजमी तौर पे याद करना है। आगे इनके तीनों हिस्सों की डिटेल दी गई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स खोखली ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्यूलन प्रोटीन की बनी होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूब्यूलन प्रोटीन्स की बनी होती हैं। ये हिस्सा ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर कायम रखता है, सेल की शक्ल बरकरार रखता है और ऑर्गेनेल्स के लिए रास्ता बनाता है। ये हिस्सा ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर कायम रखता है, सेल की शक्ल बरकरार रखता है और ऑर्गेनेल्स के लिए रास्ता बनाता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के काम है। क्या काम है? ये ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पे कायम रखता है, सेल को शक्ल बरकरार रखता है और ऑर्गेनेल्स के लिए रास्ता बनाता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स से माइटोसिस का स्पिंडल यानी माइटोटिक स्पिंडल, सीलिया और फ्लैजेला भी बनते हैं। ये सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के काम हैं। माइक्रोट्यूब्यूल से माइटोसिस का स्पिंडल यानी माइटोटिक स्पिंडल बनता है, सीलिया और फ्लैजेला भी बनते हैं। ये लाजमी तौर पे आपने याद करना है। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ज़्यादा बारीक होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स की निस्बत ज़्यादा बारीक होते हैं। ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन यानी एक्टिन के बने होते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ये सिकुड़ने वाली प्रोटीन यानी एक्टिन से बने होते हैं। ये सेल की हरकत में मदद देते हैं, मसलन वाइट ब्लड सेल के रेंगने वाली हरकत और मसल सेल्स का सिकुड़ना। ये सेल्स की हरकत में मदद देते हैं, वाइट ब्लड सेल को रेंगने में मदद देते हैं और मसल सेल्स को सिकुड़ने में मदद फराहम करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाखनुमा होते हैं। ये केराटिन और डायमेंटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ये फिलामेंट्स न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सहारा देते हैं। ये सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान जंक्शन बनाते हैं। ये दूसरे सेल्स को सहारा, न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनेल्स को सहारा देते हैं और ये सेल्स और दूसरे सेल्स के दरमियान जंक्शन बनाते हैं, जोड़ बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट साइटोस्केलेटन की फिगर दी गई है। इसमें ये वाली ट्यूब्स आप देखें, अगर ये वाली ट्यूब्स जो हैं ये है माइक्रोफिलामेंट्स और ये वाली जो ग्रीन ये लाइनें नज़र आ रही हैं आप लोगों को, ये वाली ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और ये नीले कलर की आप लोगों को नज़र आ रही है, ये तीन लाइनें यहाँ पे, ये है माइक्रोट्यूब्यूल और ये वाला हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वाला सारा ये है माइक्रोकॉन्ड्रियन और ये ऊपर और ये नीचे ये सेल मेम्ब्रेन है और ये वाला जो हिस्सा है आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है साइटोस्केलेटन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग राइबोसोम से शुरू करेंगे। तो लाजमी तौर पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम आने वाले नए लेक्चर्स जो हैं वो आपको बर वक्त पहुँचते रहें।